दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी ऐसी माँ की कहानी है जो ये चाहती है कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी के लिए मायके का दरवाज़ा हमेशा खुला रहे, क्योंकि अपनी माँ की मृत्यु के बाद वह स्वयं इस पीड़ा को भोग चुकी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वही घर है, वही बरामदा और बरामदे पर लगा हुआ तख्ता जो आज से कई साल पहले भी हुआ करता था, और उस पर बैठी कामिनी आज भी अपने मायके से ससुराल जाने को तैयार बैठी थी। पर आज यहाँ के दृश्य के साथ साथ रिश्ते, रिश्तेदार, भावनाएं और सोच सब बदल चुके हैं। 2 साल पहले जब वह यहाँ से विदा हो रही थी, तब माँ को बीमार हालत में छोड़कर जा रही थी। जाते जाते बार बार अपनी भाभियों से और भाई से गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि माँ की तबीयत की खबर उसे देते रहना। सबने उसे सांत्वना भी दी थी। बाबूजी से भी यही कहकर गई थी वह। पर तबीयत की खबर देना तो दूर, माँ इस दुनिया को ही छोड़ गई और किसी ने उसे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। वह जब भी मायके आती तो माँ उसे इसी बरामदे में या बाहर चौक में बैठी मिलती, क्योंकि उसके आने का समय सुबह का ही होता था और अक्सर वह सर्दियों में ही आती थी। तो माँ कभी अलाव के पास बाबूजी के साथ बैठी हाथ सेकती मिलती, तो कभी चाय पीती या कुछ और काम करती हुई। वह जैसे ही बड़े से गेट पर आकर खड़ी होती तो माँ बाबूजी उसे स्तब्ध होकर ऐसे टकटकी लगाए देखते रहते जैसे उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। उन्हें लगता कि अगर वो पलकें झपकाएंगे तो वह गायब हो जाएगी। जब उन्हें उसके आने का पूरी तरह विश्वास हो जाता तो माँ अपने घुटनों के दर्द को भूलकर वहाँ से उठकर तेज़ी से चलकर आने की कोशिश करती। उन्हें ज़्यादा न चलना पड़े, इसलिए वह भी जल्दी जल्दी चलकर माँ के पास पहुँच जाती और उनके गले लग जाती। माँ की बाहों में सिमटकर वह फिर से छोटी सी बच्ची बन जाती। मन करता कि अब वह कभी उनसे अलग न हो। फिर माँ उसका बैग उठाने के लिए बढ़ती, पर मैं खुद रख दूंगी ना माँ, तुम परेशान मत हो, कहकर वह बैग उठाकर बरामदे में इसी तख्त पर रख देती थी। माँ अलाव के पास उसके लिए बिड़वा सूखे पुआल से बना बैठने का आसन रख देती और किसी को भेजकर बहू को चाय नाश्ता लाने के लिए कहलवा देती थी। वह जब तक यहाँ रहती, माँ की दुनिया उसके और बच्चों के आसपास घूमती। वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती। उसके बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, उनको कुछ नया खाने का मन तो नहीं, बस हमेशा हर तरह से इसी कोशिश में रहती कि शहर से आई उनकी बेटी और बच्चों को कोई परेशानी न हो। यहाँ घर में सभी हैंडपंप के ताज़ा पानी से नहाते थे, पर कामिनी और बच्चों को पानी गर्म करके नहाने की आदत थी। इसलिए माँ ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाती थी और उस पर इनके नहाने के लिए खुद पानी गर्म करती थी। जब वह वापस जाने की बात माँ को बताती थी कि फ़लाँ दिन को उसे जाना है, तो वह उसे उदास होकर पहले चुपचाप देखती, फिर कहती, क्या इतनी जल्दी जाना ज़रूरी है? कुछ दिन और नहीं रुक सकती? रिजर्वेशन है माँ, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा, कहकर
वह नज़रें झुका लेती। उस समय उनकी आँखों की बेबस नमी उससे सहन नहीं होती थी। उनकी आँखों में न जाने कैसी गहरी उदासी और शायद उसके लिए कुछ न कर पाने की छटपटाहट होती थी, जो कि कामनी को भीतर तक हिला देती थी। एक बार माँ ने कहा भी था कि नाना के खेतों के बिकने के बाद उसे भी 1 लाख रुपए देगी और बाबूजी भी यहाँ प्रॉपर्टी में भाइयों के बराबर हिस्सा तो नहीं दे पाएंगे, पर कुछ रुपए ज़रूर देंगे, उसका अधिकार नहीं मारेंगे। तब उसने माँ से यही कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्तों में प्यार बना रहे, बस यही उसके लिए ज़रूरी है। पर माँ ने कहा, जो जिसका है वो तो देना ही है। हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। पर उसने महसूस किया कि माँ अपने बेटों के सामने उसके अधिकार की बातें नहीं कर पाती थी। कारण वह भी जानती है कि गांव में आज भी बेटियों को मायके की ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। इसलिए माँ कहने में झिझकती थी और यही कारण था कि उसने भी कभी नहीं सोचा कि वह भाइयों से हिस्सा ले। परंतु माँ तो बस ममता लुटाने पर आए तो सागर की गहराई भी कम पड़ जाए। लेकिन ममता के अधीन उनकी बेबस आंखें देखकर कभी कभी तो उसे माँ पर भी गुस्सा आता। मन करता कि कह दे कि जब इतना चाहती हो मुझे तो बेटों के बराबर हिस्सा देने में और उनके समक्ष बोलने में डरती क्यों हो। लेकिन अच्छा ही है कभी नहीं बोली। जिस दिन उसे वापस जाना होता तब बरामदे में रखे इसी तख्त पर बैठकर कपड़े बैग में रखती और माँ गुड़, मुरमुरे, अचार, घी और न जाने क्या क्या लाकर उसके लिए रखने लगती। तब उसे बार बार मना करना पड़ता था कि कैसे इतना सब कुछ ले जाएगी। उनका वश चलता तो वह गेहूँ, चावल, दाल भी बांध देती। उसी तख्त पर बैठी बहुओं से सामान मंगवा कर रखती जाती। कभी कभी हाथ जहाँ के तहाँ रुक जाते और मुझे एकटक देखने लगती, जैसे उसकी छवि को आँखों में बसा लेना चाहती हो। फिर बाबूजी के दिए पैसे तो उसे देती ही और अपने पास जोड़कर रखे 4-5 हज़ार रुपये उसे और देती। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वह अपनी बेटी को न जाने क्या क्या और कितना देना चाहती है, पर फिर भी उन्हें कम लग रहा था। उसके बच्चों को गांव के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, इसलिए उनके कपड़ों के पैसे अलग और आशीर्वाद के पैसे अलग से देती थी। गांव में रहते हुए भी वह अपनी बेटी, दामाद और उनके बच्चों के लिए खुलकर खर्च करती थी। उसे लगता है कि शायद यही कारण होगा कि भाइयों ने माँ की बीमारी की खबर उसे नहीं दी, कि कहीं माँ ने उसे वह सब देने की बात कह दी जो वो देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वह मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको न बताने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी होगी। उसे किसी अन्य से उनकी बीमारी की खबर मिली और वह भागती चली आई थी। भाई से तो जब भी फ़ोन पर बात होती तो वह माँ ठीक है कहकर और उनके आसपास न होने का बहाना बनाकर बाद में बात करवाने का वादा करके फ़ोन रख देता और फिर दोबारा फ़ोन ही नहीं करता था। माँ इस दुनिया को छोड़ गई, पर उसके भाइयों ने उसे बताने की आवश्यकता नहीं समझी।
उनकी 13वीं के 2-3 दिन पहले उसे पट्टीदार से ही किसी अन्य सदस्य ने फ़ोन करके बताया, अन्यथा वह इस बात से अनजान ही रहती कि अब उसके सिर से ममता का साया हट चुका है। वह बहुत तड़पी थी। जितना माँ के जाने से रोई थी, उतना ही अपनी उपेक्षा के दर्द से बिलकी थी। ज़मीन जायदाद धन दौलत तो उसे कभी नहीं चाहिए थे, पर उससे तो उसके बेटी होने का अधिकार भी छीन लिया गया था और वह कुछ न कर सकी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह कभी नहीं जाएगी वहाँ। आखिर अब उसका है भी क्या वहाँ। माँ थी, वो चली गई। फिर क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उसने खुद को समझाया कि बाबूजी हैं, उसे जाना चाहिए उनके पास। आखिर वो भी तो अकेले हो गए होंगे। पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी, और उनसे पूछना भी तो है कि भाइयों ने नहीं बताया तो वो भी तो बता सकते थे। वह बाबूजी से मिलने अकेली आई और तब उन्हें अकेले इसी तख्त पर लेटे पाया। उसे देखते ही बाबूजी रो पड़े और उन्हें फूट फूट कर रोते देख कामिनी खुद को भी नहीं रोक पाई। वह भी रो पड़ी थी। बाद में उन्होंने उसे बताया कि उसके भाइयों ने उनसे झूठ बोला था कि उन्होंने उसे माँ के परलोक सिधार जाने की सूचना दे दी थी। उनको तो यही लगता था कि कामिनी सब कुछ जानने के बाद भी नहीं आई। उसने सभी को दोषी ठहराते हुए पहली बार कठोर शब्दों में फटकारा था। पहली बार घर की बड़ी बेटी होने के अधिकार से डांटा था। और तब किसी ने फ़ोन ख़राब होने और किसी ने फ़ोन नंबर नहीं मिलने के अविश्वसनीय बहाने बनाए थे। कामिनी को माँ के बगैर घर काटने को दौड़ता महसूस हो रहा था। हालांकि अब तो उसका एक भाई भी पुराने वाले घर से यहीं इस घर में रहने लगा था, ताकि रात को बाबूजी को अकेले न रहना पड़े। तब भी कामिनी के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे पहले माँ उसका ख्याल रखती थी, इस बार बाबूजी ने रखा, और उन्होंने भी वही दोहराया जो माँ कहा करती थी कि उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह माँ की अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, और उन्होंने मौसी के बेटे से इसकी बात भी कर ली है। कामिनी को महसूस हुआ कि उसके बाबूजी के स्वभाव में पहले से कितना अधिक परिवर्तन आ गया है। माँ के रहते वह कभी नहीं पूछते थे कि उसने खाना खाया या नहीं। उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं, या शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पता होता था कि माँ खुद से पहले उसका ध्यान रखती थी, और अब माँ के अभाव में वह माँ के हिस्से की जिम्मेदारी भी स्वतः निभाने लगे। शायद उन्हें अपने बहू बेटों की लापरवाही का भी बोध था, इसलिए वह ज़्यादा सजग हो गए थे। वापस जाने का समय आया तो फिर वही बरामदा और वही तख्त, पर वहाँ जल्दी जल्दी उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने को लालायित माँ नहीं थी। बाबूजी उससे 2 कदम की दूरी पर कुर्सी पर बैठे थे। वह अपने कपड़े के बैग में रख रही थी कि पास ही दोनों भाभियाँ खड़ी थीं, पर आज उसे भेंट में देने के लिए उनके पास चंद रुपयों के अलावा कुछ न था। जब भाभियों ने उसे पैसे देने चाहा तो उसने मना किया, पर बाबूजी की ओर देखकर उसे लगा कि उन्हें दुख होगा अगर वह खाली हाथ चली गई तो।
इसलिए जब भाभी ने दोबारा आग्रह किया तो उसने चुपचाप रुपए पकड़ लिए। फिर बाबूजी ने भी अपनी जेब से रुपए निकालकर उसे दिए तो उसे माँ की वही आदत याद आ गई, जब वह उनके दिए गए पैसों में अपने पास से भी मिलाती और फिर देती थी। उसने भरी आंखों से बाबूजी के धुंधलाते चेहरे की ओर देखते हुए चुपचाप रुपए ले लिए और भाई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। बाबूजी भी बाहर तक उसे छोड़ने आए और अपना और बच्चों का ख्याल रखने की हिदायत के साथ उसे आते रहने को कहा और भाई ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज्यों-ज्यों गाड़ी पगडंडी की ओर आगे बढ़ती जाती, बाबूजी की आकृति और धुंधली होती जाती। माँ के अभाव में उसे आज घर का वह बड़ा सा गेट कितना सूना निर्जीव प्रतीत हो रहा था। माँ बिन मायका उसके मुँह से अनायास ही निकला और पलकों के बांध को तोड़कर आंसुओं की बूंदें गालों पर ढुलक आई। अपने घर पहुंचकर उसने अपने सकुशल पहुंचने की खबर बाबूजी को फ़ोन करके दे दी थी। उसके बाद वह इंतज़ार करती रही कि शायद कभी भाई का फ़ोन आए या भाभी फ़ोन करके उसकी कुशलक्षेम पूछेगी, पर ऐसा अवसर कभी नहीं आया। उसने भी सोच लिया कि अब वह भी फ़ोन नहीं करेगी, पर दूसरे ही पल बाबूजी का मुरझाया चेहरा ध्यान आ गया और उसने सोचा कि आखिर इसमें उनकी क्या गलती हो सकती है। उन्हें तो शायद नंबर भी नहीं पता होगा। और ऐसा ख्याल आते ही उसने अपने बाबूजी के मोबाइल पर ही फ़ोन किया और फिर काफ़ी देर तक उनसे बात की। उसका फ़ोन आने से बाबूजी भी बहुत खुश हुए, जैसे पहले माँ होती थी। अब तो वह फ़ोन पर उससे घर परिवार और फसल की बातें भी करने लगे थे, जबकि पहले वह उसके बारे में माँ से ही पूछा करते थे। उससे तो बस हालचाल पूछकर फ़ोन रख देते थे। अब कामिनी का नियम बन गया था कि हफ्ते 10 दिन में एक बार बाबूजी को फ़ोन ज़रूर कर लेती थी और उनसे बात करके उसे तसल्ली मिल जाती थी। बीच में कई बार तो ऐसा भी हुआ जब उनका नंबर नहीं लगा तो उसने अपने भाई के मोबाइल पर भी फ़ोन करके बाबूजी से बात की, परंतु कभी भी उसके भाइयों या भाभियों ने उसे अपनी तरफ से फ़ोन करने की औपचारिकता भी नहीं की। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने बाबूजी को फ़ोन किया पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा शायद फ़ोन दूर रखा होगा, इसलिए पता नहीं चला होगा, वह बाद में कर लेगी। परंतु कुछ घंटों बाद फ़ोन करने पर फिर उन्होंने नहीं उठाया। उसे उनकी कही बात ध्यान आई कि पहले भी कई बार उनको फ़ोन की घंटी धीमी होने के कारण सुनाई नहीं पड़ी थी। तब उसने ही चाचा के लड़के को फ़ोन किया था कि बाबूजी के मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ाने को कहा था। उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फ़ोन न उठाया हो। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि वह उनसे उसकी बात करवा दे, तो भाई ने कहा कि वह कहीं दूर किसी और गांव में आया हुआ है, घर पहुंचकर बात करवा देगा।
फिर वह इंतज़ार करती रही, पर उसके भाई का फ़ोन नहीं आया। इसी प्रकार कभी वह खुद फ़ोन करने की कोशिश करती और कभी भाई से बात करवाने को कहती, और वह नए नए बहाने बनाकर टाल देता। लगभग 1 महीना हो गया, पर कामिनी अपने बाबूजी से बात नहीं कर पाई। अब उसको बेचैनी होने लगी कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। इन लोगों ने तो माँ के देहांत की खबर भी नहीं दी थी, तो अब कहीं नहीं, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता, वह बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वह अपने मन को बहला लेती। उसने सोचा, इस बार इतने दिनों से बात नहीं हुई तो हो सकता है कि वह खुद फ़ोन कर ले। पहले भी एक बार कई दिनों तक बात नहीं हो पाई थी। फिर जब भाई के मोबाइल पर फ़ोन करके बात की थी तो उन्होंने बताया कि शायद उनके मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया है। वह बाज़ार नहीं जा सके, इसलिए रिचार्ज नहीं करवा पाए। तो कामिनी ने तुरंत ऑनलाइन उनका मोबाइल रिचार्ज करवा दिया था और उनको उन्हीं के मोबाइल पर फ़ोन करके बताया कि अब उन्हें रिचार्ज के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। बाबूजी बड़े खुश हुए थे। हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो, पर फिर भी बहुत समय हो गया। इसी उधेड़-बुन में 2-4 दिन और निकल गए और अब कामिनी ने गांव जाने का फैसला कर लिया। उसने ट्रेन के रिजर्वेशन करवाने के लिए अपने पति से कहा कि जितनी जल्दी का टिकट मिल जाए उसे बुक करवा दें, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे कि कामिनी का मोबाइल बज उठा। उसे लगा बाबूजी का फ़ोन होगा। उसने तुरंत उठा लिया, पर अनजान नंबर देखकर फ़ोन काटने ही जा रही थी कि शायद कोई काम का फ़ोन हो। यही सोचकर उसने फ़ोन उठाया और उसके हेलो बोलते ही दूसरी ओर से उसके चचेरे भाई की आवाज़ आई और उसने बताया कि बाबूजी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वह निश्चेष्ट होकर बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या ना करे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ और अब बाबूजी भी उसे छोड़कर चले गए। पर कैसे? क्या वो बीमार थे, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे और किसी ने उसे खबर नहीं की, जैसे माँ के समय भी नहीं की थी। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी। जीभ मानो तालू से चिपक गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर होठ हिलकर शांत हो गए। दूसरी ओर से आवाज़ आ रही थी कि दीदी तुम आ रही हो ना, तुम्हारा इंतज़ार करें। हाँ, बस इतना ही बोल सकी वह और फ़ोन बिना काटे रख दिया और उसी समय बस से ही गांव के लिए निकल पड़ी। रात भर का सफ़र उसे सदियों सा लग रहा था। बस अपने निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे देर से पहुंची। इस बीच उसके भाई और चचेरे भाई के कई बार फ़ोन आ चुके थे। अधिक देर होती देख भाई ने उसे बस स्टेशन से लाने के लिए मोटरसाइकिल से चचेरे भाई को भेज दिया ताकि जल्दी आ सके। मोटरसाइकिल से उतरकर वह दौड़ती भागती घर में घुसी। बाबूजी की अंतिम विदाई की तैयारी हो चुकी थी।
सबकी आंखें उसके इंतज़ार में मुख्य द्वार पर टिकी थीं, पर उनमें न माँ की आंखें थीं और न ही बाबूजी की। उस भीड़ में भी आज वह अकेली थी। बाबूजी के चेहरे से कपड़ा हटाकर उसे अंतिम दर्शन करने के लिए कहा गया। मंजली भाभी ने कुछ पैसे लाकर उसके हाथ में दिए कि वह अर्थी पर चढ़ा दे। तभी उसकी बड़ी भाभी उसके गले लगकर रोने लगी और उधर सभी लोग बाबूजी की अर्थी उठाकर मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। वह तो बाबूजी को अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी, उन्हें जी भरकर देखना चाहती थी। भाभी को कंधे से पकड़कर अपने आप से अलग किया और रोती हुई बाहर की ओर भागी। गांव व परिवार की अन्य महिलाएं भी थी जो अर्थी के पीछे पीछे चल रही थी। गांव के नुक्कड़ पर जाकर उसने उनके अंतिम दर्शन करके भाभी द्वारा दिए गए पैसे चढ़ाए और एक हारी हुई जुआरी की तरह अपना सब कुछ गंवाकर खाली दामन लिए बेबस अपने सिर से बाप का साया हटते देखती रही। थके हुए भारी कदमों से वह भी भाभियों, चाचियों और बुआ के साथ घर में लौट आई। रोते हुए उसने अपनी चाची से कहा कि इन लोगों में से किसी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया, नहीं तो वह बाबूजी से उनके जीते जी मिल लेती। यह बताते हुए वह इस बात से अनजान थी कि उसकी बड़ी भाभी को उसका खुद से अलग करना बहुत बुरा लग गया था। वो सभी को बता रही थी कि किस प्रकार उन्होंने 22 दिनों तक अस्पताल में बाबूजी की सेवा की और उनके पति ने कितना खर्च किया। कामिनी का मन कर रहा था कि वह अभी यहाँ से वापस चली जाए, अब उसका यहाँ कुछ भी नहीं है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। वही घर था, वही बरामदा, वही आंगन और घर में रिश्तेदारों की भीड़, पर कामिनी बेहद अकेली थी। उसके लिए यह घर तो अब उस मंदिर के समान था जिसमें उसके भगवान की मूर्तियाँ ही न हो। इस खाली 4 दीवारी के सिवाय घुटन के कुछ भी नहीं था। उसकी भाभियों को उससे बोलने की पता नहीं फुर्सत नहीं थी या बड़ी भाभी को खुश करने का प्रयास था। बुआ और मौसी ही थी जो उसके पास बैठती और उससे बातें करती। अब तो गांव की औरतें भी उसकी ओर देखती तो उनकी नज़रों में उसके लिए सहानुभूति होती, जैसे कह रही हो बेचारी का मायका ख़त्म हो गया। उसके लिए अब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। बड़ी भाभी और भाई उससे दूर दूर ही रहते, न जाने क्यों। 13वीं संपन्न होते ही दूसरे दिन वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। रुकने के लिए चाची, बुआ, मौसी और मौसी की बहू ने कहा, पर जिन्हें कहना चाहिए था उन्हें शायद डर था कि उनके कह देने से हो सकता है कि 1-2 दिन और रुक जाए, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। वह एक बार फिर वही बरामदे में बिछे उसी तख्त पर बैठी थी। बुआ, मौसी की बहू और छोटी मौसी उसके पास ही बैठी थी। बुआ पूछ रही थी, तैयारी कर ली? हाँ, उसने कहा। खाना खाया? उन्होंने पूछा। हाँ, सुबह खाया था, उसने कहा। सुबह नहीं, हम दोपहर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा। मुझे भूख नहीं है, उसने कहा, जबकि सच यह था कि उसे भूख लग रही थी, पर खाने के लिए किसी ने पूछा ही नहीं था और
वह खुद खाना लेकर एक बार के लिए दोषी नहीं बनना चाहती थी। अरे भूख कैसे नहीं है, शाम हो रही है, मैं लाती हूँ खाना, कहते हुए मौसी की बहू उठकर उस कमरे में गई जहाँ खाना व मिठाइयाँ रखी हुई थी। मिठाई दी तुम्हें खाने को और ले जाने के लिए रखी? भुआ ने पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी। अरे कल तक बाल्टी भर भर कर मिठाइयाँ भी थी और बड़ी वाली के मैके वाले गए तो पता नहीं उसने सारी वहाँ भेज दी या फिर कहीं छिपा दी, पर कमरे में अब कोई मिठाई नहीं है। मौसी की बहू ने बाहर आते हुए कहा। भाई बड़ी चालाक हैं ये बहुएं, कोई खा न ले इसलिए छिपा दिया और अपने मैके वालों को ही देंगी। इकलौती ननद के लिए भी अब कुछ नहीं है इनके पास। बुआ गुस्से को भीतर ही भीतर पीती हुई बोली। आप नाहक परेशान हो रही हो, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं लेकर जाने वाली हूँ। कहते हुए उसे माँ की याद आ गई कि कैसे माँ उसके लिए न जाने क्या क्या बांधने को तैयार रहती थी जब जब वह ससुराल जाती थी। तभी उसकी मंजली भाभी आई और उससे पूछा, दीदी मुरमुरे और गुड़ रख दे, ले जाओगी? नहीं, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी, उसने कहा। गुड़ क्यों, मिठाई नहीं बची क्या? बुआ बोली। हाँ थोड़ी है, आप कहो तो रख दूं दीदी, भाभी उसकी ओर देखते हुए बोली। नहीं, मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी, किसी को मेरे लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसने कठोरता से इतनी तेज़ आवाज़ में कहा ताकि उसकी आवाज़ बरामदे से दूर से छोर पर बैठे उसके बड़े भाई भाभी को सुनाई पड़ सके। उसने अपनी बेटी से पर्स मंगवाया और उसमें से पैसे निकालकर अपनी भाभी को दिए, यह कहते हुए कि बाबूजी की अंतिम यात्रा में मेरे द्वारा जो पैसे चढ़ाए गए वो मेरे ही होने चाहिए, इसलिए ये पैसे तुम्हें रखने ही पड़ेंगे। इस प्रकार उसने यह जता दिया कि अब वे लोग उसे बोझ न समझें, वह उनका एक भी पैसा अपने लिए नहीं लेगी। शाम को वह जाने लगी तो मजली भाभी ने सभी के समक्ष औपचारिकता पूरी करते हुए कहा कि आती रहना दीदी, माँ बाबूजी नहीं हैं तो क्या हुआ, हम तो हैं। पर उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल से ज़रूर आवाज़ आई कि तुम एक बार फ़ोन करोगी तो मैं भागी चली आऊँगी। उसे पता था कि अब कोई उसे फ़ोन नहीं करेगा। उसके पास फ़ोन आने तो तभी बंद हो गए थे जब माँ बीमार पड़ी। आज उसकी आंखें फिर भर आई, चाहकर भी वह अपने आंसू न रोक सकी, पर वहाँ कोई न था जिसके कंधे पर वह सिर रखकर रो पाती। उसने तुरंत हाथ में पकड़े रुमाल से अपना चेहरा साफ किया और बाहर आ गई। घर की चौखट से बाहर पैर रखते ही उसे लगा कि अब उसका मायका ख़त्म हो गया। उसका बचपन, उसकी जवानी सब पीछे उस चारदीवारी में छूट गया। बस अगर कुछ रह गया तो वो है यादें। अंतिम बार वह जी भरकर अपने जीवन के उस हिस्से को देख लेना चाहती थी जो कल से उसके लिए अनजान हो जाने वाले हैं। कामिनी भाई की गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। वह तब तक अपने उस घर को अपनी आँखों से दूर होते हुए देखती रही जब तक कि गाड़ी गांव के आखिरी छोर के नुक्कड़ तक पहुंचकर मुड़ नहीं गई। उसका मन बार बार कह रहा था कि वह गाड़ी से उतरकर
भागकर वापस जाए और अपने घर की दीवार से लिपट जाए। मन उस घर की माटी को चूमने को मचल रहा था जिसमें उसके माँ बाबूजी की खुशबू बसी है, पर यह इच्छा अब सिर्फ उसकी कल्पनाओं में ही पूरी हो सकती है। भाई उसे बस स्टेशन पर छोड़कर वापस जाने लगा। तभी हर बार की भांति इस बार भी वह बोलने वाली थी कि माँ बाबूजी का ख्याल रखना, पर मुँह से माँ निकलते ही उसे याद आ गया कि अब घर पर उसके लिए फ़िक्रमंद होने वाली माँ नहीं है और न ही बाबूजी। याद आते ही वह चुप हो गई। भाई भी शायद समझ गया, इसलिए बिना कुछ बोले चला गया। कामिनी बस से वापस अपने ससुराल आ गई और दूसरे ही दिन वह एक फ़ाइल लेकर अपने वकील से मिलने पहुंच गई। काफ़ी देर तक उससे बात करने के उपरांत घर वापस आ गई। लगभग एक हफ्ते के बाद फ़ोन करके उसने अपने वकील को घर बुलाया। वकील को घर आया देखकर नीलेश को आश्चर्य हुआ। वह पूछ बैठा, कामिनी, वकील को क्यों बुलाया है? नीलेश, बताती हूँ, पर वादा करो मेरे काम में बाधा नहीं डालोगे। वह बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डालूँगा? नीलेश बोला, नीलेश, भगवान ने हमें एक बेटा और एक बेटी देकर हमारा परिवार पूरा कर दिया है। दोनों हमारे लिए बराबर हैं, है ना? वह बोली, हाँ, पर मैं समझा नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बाद भी हमारी बेटी का मायका सुरक्षित रहेगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, इसलिए मैंने इस घर का आधा हिस्सा हमारी बेटी के नाम करके उसका मायका सुरक्षित कर दिया। अब प्रॉपर्टी के कारण ही सही, पर रिश्ता और मायका दोनों जीवित रहेंगे। नीलेश निशब्द हो कामिनी का चेहरा देखता रहा। इस समय उसके चेहरे को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह भाव शून्य सी फाइल के पन्ने पलट पलट कर देख रही थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।